ऐसे ही कुछ दिन वो वापस वो संक्रांति के दिन अब्दुल उनको बैंगल्स पहना कर आ गया. ऐसे ही कुछ दिन निकलते गए. असेच काही दिवस गेले. एक दिवस रघुभैया आला. त्याच्या हाती पोस्टमॅनने दिलेले पत्र होते. तो ऐसे ही कुछ दिन निकल गए. इतने में रघुभैया एक दिन अचानक उनके घर आया. तो उसके हाथ में पोस्टमैन ने दी हुई एक लेटर था. अब्दुल मियाँ, तपोवन से चिट्ठी आई है आपको. दिखाओ दिखाओ. अरे पण चिठ्ठी मराठीतून आहे. मग वाचून दाखव ना तूच. अब वो अब्दुल से कहता है रघु भैया कि अब्दुल मियाँ, तपोवन से आपके लिए चिट्ठी आई है. तो वो कहता है कि दिखाओ दिखाओ. तो वो कहता है कि अरे लेकिन ये तो मराठी में है. तो अब्दुल उससे कहता है कि तो फिर तुम पढ़ के ही सुनाओ क्या लिखा है चिठ्ठी में. रघुभैयाने चिठ्ठी मोठ्याने वाचली. चिठ्ठीतला मजकूर ऐकून अब्दुल आणि शन्नू यांना खूपच आनंद झाला. रघुभैया ने जोर से चिट्ठी पढ़ी तो चिट्ठी में जो इंसिडेंट्स वो सुनकर अब्दुल और शन्नू दोनों को खुशी हुई. तपोवनात होणाऱ्या संमेलनाच्या प्रसंगी अब्दुलला खास सत्कार होणार होता आणि त्यासाठी पत्र पाठवून दाजी साहेबांनी त्याला निमंत्रण दिले होते. कहते हैं कि तपोवन में एक एनुअल डे प्रोग्राम होने वाला था. उस प्रोग्राम में अब्दुल का सत्कार मतलब फेलिसिटेशन होने वाला था. इसीलिए दाजी साहब ने उसको उस प्रोग्राम में आने के लिए लेटर लिखकर इन्विटेशन दिया था. 2 दिवसांनीच सत्कार समारंभ होता. कधीही लाभणार नाही असे सत्काराचे भाग्य त्याच्या वाट्याला आले होते. तो 2 दिन में ही ये प्रोग्राम होने वाला था. और बोलता है कि उसकी लाइफ में कभी ऐसा सत्कार उसका कोई नहीं करता था. अभी छोटे मोटे बैंगल्स बेचने वाले का सत्कार कौन करता है, फेलिसिटेट कौन करता है. बोलता है कि कभी भी लाइफ में उसने सोचा नहीं था ऐसा मौका उसकी लाइफ में आज आया था. पत्र आल्यापासून तो त्याच आनंदात होता. मीन्स जब से चिट्ठी आई थी तब से वो उसी खुशी में था. पुन्हा पुन्हा तो स्वतःला विचारत होता, सत्कार करण्या एवढे मी काय केले आहे तपोवनासाठी. वो बार बार अपने से एक ही पूछ कि ऐसा फेलिसिटेट करने जैसा मैंने क्या काम किया है तपोवन के लिए. वो बहुत खुशी भी थी लेकिन हमेशा था. अब्दुल तपोवनात आला तेव्हा कार्यक्रम सुरू झाला होता. स्टेजच्या समोर बाजूला मांडलेल्या खुर्च्यांवर काही निमंत्रित पाहुणे मंडळी बसली होती. देखिए अब्दुल तपोवन में आया तभी कार्यक्रम शुरू हो चुका था और स्टेज के पास कुछ बड़े बड़े लोगों के लिए यानी बोलते हैं ना गेस्ट, चीफ गेस्ट्स, उनके लिए चेयर्स लगी हुई थी. अब्दुलला त्यांच्या बरोबर बसायला संकोच वाटला. तो तसाच उभा राहिला. बोलता है कि उनके साथ बैठने में अब्दुल को थोड़ा हेजिटेट हो रहा था क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े लोग थे. इसलिए वो साइड में वैसे ही खड़ा रहा. तेवढ्यात खुद दाजी साहेबांनीच त्याला बोलावून जवळच्या खुर्चीवर बसायला लावले. तभी खुद दाजी साहेब ने उसको बुलाया और उसके अपने पास वाली चेयर पर बैठने के लिए कहा. सत्कार समारंभाच्या कार्यक्रमाला सुरुवात झाली. सुरुवातीचे अध्यक्षाचे स्वागत वगैरे औपचारिक झाल्यावर दाजी साहेबांनी बोलायला सुरुवात केली. मीन्स सत्कार समारंभ शुरू हो गया और पहले सब अध्यक्षों की स्वागत वगैरह करने के बाद बोलते कि दाजी साहब ने स्पीच देना शुरू किया. अब्दुल बघतच राहिला. मीन्स उनको बोलते हुए देखकर अब्दुल एकदम देखते ही रहा. 84 वर्षाच्या वृद्धाचा ताठपणा, उंच सडसडीत देह युष्टी. मीन्स 84 मतलब 84 ईयर्स के वृद्ध, यानी 84 ईयर्स की एज में भी वो एकदम, इनकी जो पर्सनालिटी इम्प्रेसिव थी. एकदम ऊंच सडसडीत मतलब दुबले पतले ऊंचे बॉडी नहीं, तेज पुंज चेहरा और चेहरा भी एकदम चमक रहा था. गौरवर्ण मतलब बोलते ना ना गोरा ना काला, एकदम बैलेंस. गौरवर्ण. पांढरे स्वच्छ धोतर, एकदम वाइट धोती पहनी हुई थी. त्यावर बंद गळ्याचा कोट, उसके ऊपर बंद गले का कोट आणि डोक्याला केशरी फेटा और उनके सर पर केसरी फेटा. ये दाजी साहेब के बारे में उन्होंने बताया है. या वयातही आवाजातला खणखणीतपणा आणि बोलण्यातली
ऐट, यामुळे अब्दुल भारावून बघत होता. होता कि इस एज में भी वो बोलने में एकदम खनखनित बोल रहे थे और उनकी आवाज़ भी एकदम ये थी और एकदम ऐट मतलब रौब से बोल रहे थे. वो सुनते ही रहा और वो एकदम भावुक हो गया. दाजी साहब बोल रहा था और वो उनको बोल रहे थे और ये अब्दुल उनको ही देख रहा था. उनसे एकदम इम्प्रेस्ड हो गया था. रामानं सेतुबंधन केलं, पण त्यासाठी अनेकांचा हातभार लागला. अगदी लहान अशी खार, पण तिनं सुद्धा आपल्या शक्तीप्रमाणे सेतुबंधनाला मदत केली. कहते हैं कि राम ने सेतु बनाना शुरू किया. तो बोलते हैं कि उस सेतु बनाने में राम ने लंका तक पहुंचने के लिए समुद्र में जो सेतु बनाया था, बोलता है कि उस सेतु बनाने में बहुत सारे लोगों ने उनकी हेल्प की. बोलता है कि एक छोटी सी खार मतलब स्क्विरल ने भी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अपना योगदान दिया. तशीच मदत या तपोवनासाठी देणाऱ्या काही व्यक्ती आम्हाला सुदैवाने लाभल्या आहेत. बोलते कि वैसे ही हेल्प करने वाले लोग हमें हमारे गुड लक से मिले हैं. संक्रांतीला आणि ज्येष्ठ पौर्णिमेला बांगड्या भरण्याचा प्रस्ताव जेव्हा समोर आला होता तेव्हा अनेक बांगडीवाल्यांना भेटून इथं येण्याबद्दल विनंती केली, पण कुणीही माझ्या विनंतीचा स्वीकार केला नाही. तो अभी दाजी साहब कहते हैं कि ज्येष्ठ पूर्णिमा और संक्रांति के दिन यहाँ की लेडीज़ को बैंगल्स पहनाने का प्रोग्राम जब हमने डिसाइड किया तो मैंने जाकर बहुत सारे ऐसे बैंगल वालों से बात की इस बारे में, उनसे रिक्वेस्ट भी की, लेकिन कोई आने के लिए यहाँ तयार नहीं हुआ. अब्दुल मियानी मात्र स्वतःहून इथं येण्याचं आश्वासन दिलं आणि दरवर्षी न चुकता अब्दुल मियाँ इथं येतात. देखिए अब्दुल मियाँ ने सामने से मुझे यहाँ आने का कहा और बोलता है कि हर साल बिना किसी एब्सेंट हर साल वो कंटिन्यू आते ही है. येथील भगिनींच्या जीवनात आनंदाचा वर्षाव करतात. मीन्स यहाँ की बहनों के जीवन में वो खुशी लाते हैं. वर्षातले 2 दिवस तपोवनात अतिशय आनंदाचे आणि उत्साहाचे असतात. मीन्स साल के ये 2 दिन जो है वो तपोवन में बहुत ही खुशी के होते हैं. कुठल्याही मोबदल्याची अपेक्षा न करता अब्दुल मियाँ न बोलता दरवर्षी येतात. मीन्स किसी भी तरह की मोबदला मतलब सामने कुछ मिलने की आशा के बगैर अब्दुल मियाँ कंटिन्यू यहाँ पे आते हैं हर साल. तपोवनातील स्त्रिया मुलीबाळी यांच्या येण्याकडे डोळे लावून बसलेले असतात. मीन्स बोलता है कि तपोवन की सब लड़कियां लेडीज सब उनके आने की राह देखकर बैठी हुई होती है. अनमोल आहे आणि म्हणून आज मीन्स अब्दुल मियाँ ने ये जो समाज कार्य और ये मानव सेवा जो की है वो बहुत ही बड़ी है. उनका ये जो एक योगदान है वो बहुत ही अनमोल आहे आणि म्हणूनच आज त्यांचा सत्कार करायचं ठरवलं आहे. मीन्स इसीलिए मैंने आज उनका फेलिसिटेट करने का मैंने डिसाइड किया है. तेव्हा त्या सत्काराचा स्वीकार अब्दुल मियाँ ने इथं येऊन करावा. मीन्स इस फेलिसिटेशन का एक्सेप्ट अब्दुल मियाँ ने यहाँ आके करना चाहिए. अब्दुल स्टेजवर चढला. दाजी साहेबांनी फुलांचा गुच्छ आणि तपोवनातील लोकांनी तयार केलेले सुंदर फुलदाणी त्याला दिली. कहते हैं कि अब्दुल स्टेज पर आए तो दाजी साहब ने उनको पुष्पगुच्छ मतलब फ्लावर बुके दिया और तपोवन के लोगों ने तैयार की हुई फ्लावर वाज उनको दिया. टाळ्यांचा कडकडाट झाला. अब्दुल अतिशय भरावून गेला. सबने तालियों की गड़गड़ाहट हुई और अब्दुल एकदम इमोशनल हो गया. त्याने चटकन दाजी साहेबांच्या पायांना स्पर्श केला. उसने तुरंत दाजी साहेब के पैर छू लिए. बराच उशीर झाला होता. अमरावतीहून आलेली निमंत्रित मंडळी मोटारीतून जाणार होती. अब इस प्रोग्राम में बहुत लेट हो गया था और अमरावती से आई हुई कुछ जो गेस्ट थे वो
अपनी गाडी से जाने वाले थे. दाजी साहेबांनी अब्दुलला त्यात बसवले. मीन्स उनमें से ही किसी एक गाड़ी में दाजी साहेब ने अब्दुल को बिठा दिया. मोटर धावत होती. अब्दुल विचार करत होता, आज शन्नूला आणायला हवे होते. वो गाड़ी में बैठ के जा रहा था और वो अपने ख्यालों में खोया होता. ये सब देखकर वो इतना तो वो सोच रहा था की आज मेरी वाईफ को यहाँ लेकर आना चाहिए था. तिचा गुस्सा तरी कमी झाला असता. मीन्स ये सब देखकर उसका गुस्सा तो आज कम होता था. आकाशात अष्टमीचा चंद्र हसत होता. मीन्स वो अष्टमी का दिन था. चांद आकाश में हंस रहा था. आकाश मेघरहित निळ्या नितळाईने नटलेले होते. मीन्स बोलता है कि ना बादल, एकदम क्लियर स्काय था. वातावरण अंतर्बाह्य प्रसन्न वाटत होते. मीन्स पूरा एटमॉस्फेयर अंदर से भी और बाहर से भी पूरा, यानी वो मन से भी खुश था और बाहर का एटमॉस्फेयर भी उसे बहुत ही खुशनुमा लगे. अंबादेवीच्या चौकात मोटर थांबली. मीन्स वहाँ पे चौक में मोटर गाडी रुकी. अब्दुल खाली उतरला, घरी आला. अब्दुल येताच शन्नू उठली. थाळीत चपाती आणि वांग्याची भाजी घेऊन तिने थाळी अब्दुल समोर ठेवली. अब्दुल घर पहुंचा. अब्दुल को आए हुए देखकर शन्नू उठी और उसने प्लेट में रोटी और वांग्याची मतलब बैगन की सब्जी लेकर उसको अब्दुल के सामने. अब्दुल एखाद्या अपराधासारखा मान खाली हालून जेवू लागला. मीन्स अब्दुल एक बोलते हैं ना अपराधी के जैसा सर नीचे झुकाकर वो खाना खाने लगा.